हेलो दोस्तों, स्टोरीज ऑफ जिंदगी में आपका स्वागत है। आप मेरे साथ कुछ पल कुछ गहरी सोच में बिताइए। जरा याद कीजिए वो मोमेंट जब आपने किसी से बात की, आपको लगा सब क्लियर है, पर फिर बाद में पता चला उस इंसान ने कुछ और ही सोचा था। या वो टाइम जब ऑफिस में आपकी मेहनत का क्रेडिट किसी और ने ले लिया और आप समझ ही नहीं पाए कि ये कैसे हो गया। या फिर वो रिश्ता जिसमें आप पूरे दिल से थे, पर सामने वाले ने ऐसा बिहेव किया जैसे आप कुछ थे ही नहीं। अक्सर ऐसा लगता है ना कि दुनिया में सबको किसी चीज का मैनुअल मिला हुआ है। सबको पता है रूल्स, सबको पता है किससे क्या बोलना है, कब मुस्कुराना है, कब सीरियस होना है। और हम बस ट्राई करते रहते हैं कैचअप करने की। हम खुद से पूछते हैं, ये लोग ऐसा क्यों हैं? मैं इतना इमोशनल क्यों हो जाता हूं? मेरी लाइफ के डिसीजंस इतने मेसी क्यों हैं? दोस्तों, ये फीलिंग, ये कंफ्यूजन, ये फ्रस्ट्रेशन, इसका एक बहुत क्लियर आंसर है। आंसर ये है कि हम सब एक ऐसे कॉम्प्लेक्स मशीन की तरह हैं जिसका मैनुअल हमें दिया ही नहीं गया। सोचिए, आपके पास दुनिया का सबसे एडवांस स्मार्टफोन आ गया है, लेकिन उसकी सेटिंग का कोई बुकलेट नहीं है। आप उसे बस इतना जानते हैं कि कॉल करना है, मैसेज करना है, पर उसके अंदर जो हंड्रेड्स ऑफ फीचर्स हैं, जो उसकी हिडन बग्स हैं, जो उसकी बैटरी ऑप्टिमाइजेशन की ट्रिक्स हैं, आप उनसे अनजान हैं। तो क्या होगा? आप फ्रस्ट्रेट होंगे, आप उसे गलत यूज करेंगे, उसकी बैटरी जल्दी खत्म होगी, वो हैंग करेगा और आप सोचोगे, अरे ये फोन ही खराब है। पर दोस्तों, फोन खराब नहीं है, आपके पास मैनुअल नहीं है। और वैसे ही हम इंसान दुनिया की सबसे एडवांस्ड, सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन है। हमारे अंदर इमोशंस हैं, ईगो है, मेमोरीज हैं, फियर्स हैं, डिजायर्स हैं। ये सब एक साथ कैसे काम करते हैं, इसका कोई मैनुअल हमें स्कूल में नहीं पढ़ाया, ना घर में सिखाया। तो हम जिंदगी भर ट्रायल एंड एरर से चलते हैं, टकराने से सीखते हैं, दर्द से सीखते हैं। लेकिन क्या ऐसा कोई मैनुअल है भी? हाँ, और वो मैनुअल आज हम आपके हाथ में देंगे। इस वीडियो का नाम है द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, जो कि लेजेंडरी ऑथर रॉबर्ट ग्रीन की एक अनोखी किताब है। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे एक कन्फेशन करना चाहता हूं। ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल मिरर है। ये आपको वो सब दिखाएगी जो आपने कभी अपने आप में देखने की हिम्मत नहीं की। ये आपको वो पैटर्न्स दिखाएगी जो आपके रिलेशनशिप्स को कंट्रोल करते हैं। ये आपको वो हिडन फोर्सेस समझाएगी जो सोसाइटी को चलाती है। रॉबर्ट ग्रीन ने इस किताब में 18 लॉज बताए हैं। 18 ऐसे सच्चे जो हर इंसान की सोच, फीलिंग्स और एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। पर इन्हें समझने से पहले हमें एक सेंट्रल मेटाफर समझना होगा। सोचिए, ह्यूमन नेचर एक पुरानी कॉम्प्लेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह है, जैसे विंडोज 95 या कोई ओल्ड सॉफ्टवेयर। उसमें बहुत सारे बग्स हैं, वो कभी भी हैंग हो सकता है, उसमें वायरसेस आ सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम इसी बगी ओएस को लेकर पैदा हुए हैं और हमें लगता है कि यही तो नॉर्मल है। ये बग्स क्या हैं? ये है इरैशनैलिटी, जब इमोशंस हमारे लॉजिक को ओवरराइड कर देते हैं। ये है ईगो, जो हर चीज को डिस्टॉर्ट करके दिखाता है। ये है शॉर्ट साइटेडनेस, जो आज का मजा देकर कल की आफत खरीद लेता है। इस वीडियो के एंड तक आप इन सभी बग्स को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, सिर्फ दूसरों में ही नहीं बल्कि अपने अंदर भी। और यही इस सफर की सबसे बड़ी खोज होगी, क्योंकि जब तक आप अपने इंटरनल बग्स को नहीं पहचानेंगे, आप दूसरों के बग्स को कभी इफेक्टिवली हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये एक इमोशनल जर्नी है, कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक, पावरलेसनेस से एम्पावरमेंट तक, रिएक्शन से रिस्पॉन्स तक। और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, जब आप इस पूरे ऑडियो एक्सपीरियंस को खत्म करेंगे, आप परमानेंटली चेंज हो जाएंगे। आपकी नजर बदल जाएगी, आप लोगों को एज दे आर देखना सीख जाएंगे, उनकी मोटिवेशन समझ जाएंगे, और सबसे बड़ी बात, आप अपने आप को एक नई नजर से देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले उस सबसे बड़े बग से, उस बग से जो हर रोज, हर पल हमारे डिसीजंस को कंट्रोल करता है और जिसे हम कॉमन सेंस समझकर इग्नोर कर देते हैं। चलिए समझते हैं पहले लॉ को, द लॉ ऑफ इरैशनैलिटी, या फिर कहें तो जब दिमाग सुबह के पहले 2 घंटे याद कीजिए। आप उठे, बाथरूम गए, चाय बनाई, न्यूज चेक की, ऑफिस के लिए तैयार हुए। अब मैं आपसे पूछता हूं, इनमें से कितने डिसीजंस आपने कॉन्शियसली लिए? कितनी बार आपने रुका, सोचा, शुड आई डू दिस और दैट? शायद 1 या 2 बार, बाकी सब ऑटो पायलट पर। अब इसी ऑटो पायलट को थोड़ा और जूम इन करते हैं। सुबह आपको ट्रैफिक में किसी ने कट मारा, आपके अंदर एक झटका सा आया, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन। आपने उस ड्राइवर को कुछ बोला या नहीं, पर वो फीलिंग आप ऑफिस तक ले गए।
फिर ऑफिस में आपने अपने बॉस से कुछ सुन लिया जो आपको थोड़ा क्रिटिकल लगा, फिर से वही झटका, इनसिक्योरिटी, डिफेंसिवनेस। दोस्तों, ये जो झटके आते हैं, ये जो फीलिंग्स आपके चेस्ट में एकदम से उठती हैं, यही है इरैशनैलिटी का सिद्धांत। रॉबर्ट ग्रीन के पहले लॉ का सीधा मतलब यह है कि हम इमोशनल क्रीचर्स हैं जो सोचते हैं कि वो रैशनल हैं। हम खुद से कहते हैं मैं तो प्योर लॉजिक से सोचता हूं, पर यह एक डेंजरस इल्यूजन है, क्योंकि 90% डिसीजंस हम इमोशंस के बेस पर लेते हैं और फिर बाद में लॉजिक से जस्टिफाई करते हैं। अब ये क्यों होता है, इसके लिए थोड़ी सी न्यूरोसाइंस समझनी पड़ेगी। आसान भाषा में, आपके दिमाग में दो मेन पार्ट्स हैं जो कॉन्स्टेंटली लड़ाई कर रहे हैं। पहला पार्ट है द लिम्बिक सिस्टम, इसे हम इमोशनल ब्रेन बुला सकते हैं। ये वो पुराना प्रिमिटिव पार्ट है जो हमें एनिमल्स से मिला है। इसका काम है सर्वाइवल, डेंजर को सेंस करना, इमीडिएट रिएक्शन देना। ये बहुत तेज है, इसको कोई टाइम नहीं लगता सोचने में। दूसरा पार्ट है द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, इसे हम रैशनल ब्रेन बुला सकते हैं। ये नया एडवांस्ड पार्ट है। इसका काम है एनालिसिस करना, फ्यूचर प्लान करना, कॉन्सिक्वेंसेस सोचना। ये रिलेटिवली स्लो है, इसको प्रोसेस करने में टाइम लगता है। अब सुनिए शॉकिंग बात, जब भी कोई इमोशनल ट्रिगर आता है, जैसे कोई आपको क्रिटिसाइज करे या आपको कोई ऑफर मिले, पहले रिएक्ट करता है इमोशनल ब्रेन। उसके बाद लगभग 5 सेकंड बाद रैशनल ब्रेन एक्टिवेट होता है और कहता है अरे वेट, थोड़ा सोच। लेकिन तब तक इमोशनल ब्रेन ने अपना केमिकल कॉकटेल आपके पूरे बॉडी में रिलीज कर दिया होता है। कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन, आपकी हार्ट बीट फास्ट हो चुकी होती है, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो चुका होता है और उस स्टेट में आपका रैशनल ब्रेन वीक पड़ जाता है। जैसे मोबाइल का प्रोसेसर जब फोन गर्म हो जाए तो स्लो हो जाता है। तो हम एसेंशियली 5 सेकंड डिले के साथ जीते हैं। इमोशनल ब्रेन पहले डिसीजन ले लेता है, रैशनल ब्रेन बाद में जस्टिफिकेशन ढूंढता है। अब कौन सी इमोशन सबसे ज्यादा डेंजरस है जो हमें टोटली अंधा कर देती है? रॉबर्ट ग्रीन ने कुछ बताए हैं। 1, गुस्सा यानी एंगर, ये आपको इंपल्सिव बना देता है। आप कुछ बोल देते हैं या कर देते हैं जो आप परमानेंटली रिग्रेट करते हैं। दूसरा, ग्रीड यानी लालच, ये फ्यूचर के कॉन्सिक्वेंसेस को कंप्लीटली इग्नोर कर देता है कि आज का फायदा देखो, कल का नुकसान छोड़ो। स्टॉक मार्केट, गैम्बलिंग, रिस्की बिजनेस डील्स सब इसी की देन है। तीसरा, एंजाइटी यानी चिंता या डर, ये आपको पैरालाइज कर देता है। आप सोचते रहते हैं, प्लान बनाते रहते हैं, पर एक्शन में जीरो, क्योंकि डर आपको कन्विंस करता है कि हर रिस्क डिजास्टर है। चौथा, इनसिक्योरिटी यानी असुरक्षा की भावना, ये आपको दूसरों की अप्रूवल का एडिक्ट बना देता है। आप कुछ भी करोगे बस लोग आपको पसंद करें, अपनी ऑथेंटिक आवाज खो देते हैं। अब सुनिए एक और गहरी बात, हर इंसान का एक इमोशनल सिग्नेचर होता है। जैसे हर इंसान का अलग हैंडराइटिंग होता है, वैसे ही हर इंसान की फीलिंग्स का एक डोमिनेंट पैटर्न होता है। कोई हमेशा थोड़ा एंग्शियस रहता है, कोई हमेशा थोड़ा इरिटेटेड रहता है, कोई हमेशा एक्साइटमेंट की तलाश में रहता है। अपना इमोशनल सिग्नेचर पहचानिए। रोज रात को 2 मिनट सोचिए कि आज मेरे माइंड पर कौन सी फीलिंग बार बार आई, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, एनवी। जब आप अपने सिग्नेचर को पहचान लोगे, तब आप उसे प्रेडिक्ट कर सकते हो कि मुझे पता है मीटिंग से पहले मुझे एंग्जाइटी आएगी, तो मैं उसके लिए मेंटली तैयार रहता हूं। अब इसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है? ग्रीन एक पावरफुल टूल देते हैं, द 5 सेकंड पॉज। रूल सिंपल है, किसी भी स्ट्रांग इमोशन के आते ही आपको कुछ भी करने से पहले 5 सेकंड का पॉज लेना है। लिटरली अंदर गिनती गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5। इस 5 सेकंड में क्या होता है, आपका रैशनल ब्रेन एक्टिवेट हो रहा होता है, इमोशनल ब्रेन का केमिकल सुनामी थोड़ा सेटल हो रहा होता है। इस पॉज के दौरान अपने आप से 3 सवाल पूछिए। पहला, क्या मैं इस इमोशन की वजह से रिएक्ट कर रहा हूं? दूसरा, अगर मैं अभी कुछ बोलूंगा या करूंगा, इसका 1 हफ्ते बाद क्या कॉन्सिक्वेंस होगा? तीसरा, क्या ये सिचुएशन एक्चुअली इतनी सीरियस है जितनी मैं फील कर रहा हूं? ये 5 सेकंड पॉज आपकी जिंदगी का सबसे पावरफुल वेपन बन सकता है। आखिर में एक छोटी सी स्टोरी, गैलीलियो की स्टोरी आपने सुनी होगी। उसने क्लेम किया था कि अर्थ सन के अराउंड घूमती है। चर्च ने उसे गलत कहा और पनिश किया। लोग सोचते हैं गैलीलियो फैक्ट्स के अगेंस्ट लड़ा, पर ग्रीन बताते हैं गैलीलियो एक्चुअली पब्लिक की इरैशनैलिटी के अगेंस्ट लड़ा। लोग इमोशनली अटैच थे एक आइडिया से कि अर्थ यूनिवर्स का सेंटर है। उनकी आइडेंटिटी, उनका रिलीजन, उनका सब कुछ इस आइडिया से बना हुआ था। गैलीलियो ने जब फैक्ट दिया तो लोगों ने उसे इमोशनली रिजेक्ट कर दिया। उनके इमोशनल ब्रेन ने रैशनल ब्रेन को ओवरराइड कर दिया। आज भी ऐसा ही होता है। आप फैक्ट्स लेकर किसी के पास जाइए, लेकिन अगर उनकी आइडेंटिटी, उनका ईगो उस फैक्ट से थ्रेटन होती है, तो वो आपकी बात सुनेंगे ही नहीं।
तो दोस्तों, ये था पहला लॉ, द लॉ ऑफ इरैशनैलिटी। आपका होमवर्क है, अगले 24 आवर्स में जब भी आपको कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन आए, गुस्सा, डर, एक्साइटमेंट, बस 5 सेकंड रुकिए, कुछ मत बोलिए, कुछ मत कीजिए, बस ऑब्जर्व कीजिए कि आपके अंदर क्या हो रहा है। आपको खुद पर हाजिरी लेंगे तो आपको अपनी ही स्ट्रेंथ का एहसास होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं उस लॉ की तरफ जो इसी इरैशनैलिटी को फ्यूल करता है, वो फोर्स जो हर इंसान को कन्विंस करती है कि मैं ही हीरो हूं इस कहानी का। चलिए मिलते हैं दूसरे लॉ से, द लॉ ऑफ नार्सिसिज्म। कभी नोटिस यानी किया है ईगो का कि जब भी आप किसी ग्रुप फोटो को देखते हैं, आपकी पहली नजर किस पर जाती है? अपने आप पर। आप चेक करते हैं, कैसा दिख रहा हूं मैं, अच्छा पोज है क्या, एक्सप्रेशन सही है, फिर बाकी लोगों को देखते हैं। यही है ईगो का काम। आपकी दुनिया का सेंटर आप ही है, आपकी कहानी का मेन कैरेक्टर आप ही हैं। अब ये बुरी बात नहीं है, हर इंसान की कहानी में वो खुद हीरो ही तो होगा ना। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये नेचुरल फीलिंग एक टॉक्सिक एडिक्शन बन जाती है। रॉबर्ट ग्रीन का दूसरा लॉ कहता है द लॉ ऑफ नार्सिसिज्म, और ग्रीन कहना चाहते हैं हम सभी नार्सिसिज्म के स्पेक्ट्रम पर हैं, कोई थोड़ा कम, कोई ज्यादा। लेकिन ये बात हम कभी एक्सेप्ट नहीं करते। हम सोचते हैं नार्सिसिस्ट वो तो दूसरे लोग होते हैं, मैं तो नॉर्मल हूं। यहीं पे हम फेल हो जाते हैं। पहले समझिए डिफरेंस। हेल्दी ईगो ये है सेल्फ एस्टीम, अपनी वैल्यू को जानना, बाउंड्रीज रखना, सेल्फ रिस्पेक्ट होना, ये जरूरी है। टॉक्सिक ईगो या नार्सिसिज्म ये एक ऐसा लेंस है जो पूरी रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर देता है। हर चीज को मेरे बारे में कैसे है इस लेंस से देखना। टॉक्सिक ईगो वाला इंसान हर कॉन्वर्जेशन को अपने तरफ मोड़ लेता है, हर सक्सेस को अपने क्रेडिट में ले लेता है, हर क्रिटिसिज्म को पर्सनल अटैक समझ लेता है। अब ये नार्सिसिस्टिक सप्लाई क्या होती है? ग्रीन का एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। सोचिए, ईगो एक भूखा जानवर है और इस जानवर को खाना चाहिए। ये खाना है अटेंशन, एडमिरेशन, वैलिडेशन। जब कोई आपकी तारीफ करता है, आपको स्पेशल फील कराता है, आपका ईगो खुश हो जाता है, उसको सप्लाई मिल जाती है। अब ये सप्लाई हम रोज कहां से ढूंढते हैं? सोशल मीडिया, लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स, डायरेक्ट सप्लाई लाइन। ऑफिस मीटिंग्स में जब आपका आइडिया पसंद किया जाता है, घर पर जब फैमिली आपकी बात मान लेती है, फ्रेंड्स सर्कल में जब आप कूल स्टोरी सुनाते हैं और सब इंप्रेस हो जाते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम ये चाहते हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम इसके एडिक्ट बन जाते हैं। सप्लाई ना मिले तो हमारा मूड खराब हो जाता है, हम फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। अब कैसे पहचाने एक डीपली नार्सिसिस्टिक या टॉक्सिक इंसान को? ग्रीन 4 रेड फ्लैग्स बताते हैं। 1. लैक ऑफ एम्पैथी, यानी दर्द को महसूस ना कर पाना। इनके लिए दूसरों के इमोशंस रियल नहीं होते। आप अपना दर्द बताओ, वो टॉपिक चेंज कर देंगे या अपना दर्द सुनाने लगेंगे। उनके लिए आपकी फीलिंग सिर्फ एक इनकन्वीनियंस है जो उनके कंफर्ट को डिस्टर्ब कर रही है। 2. ग्रैंडियोसिटी, यानी अपने आप को बहुत बड़ा समझना। उन्हें लगता है वो किसी स्पेशल रूल्स से बने हैं, उनकी प्रॉब्लम सबसे यूनिक है, उनका टैलेंट सबसे स्पेशल है। उनके लिए नॉर्मल रूल्स अप्लाई नहीं होते। मैं इतना स्मार्ट हूं कि मुझे 8 घंटे नहीं 4 घंटे काम करना चाहिए। 3. एंटाइटलमेंट, यानी हक जैसी फीलिंग। उन्हें लगता है दुनिया ने उनको कुछ देना है, लोगों की हेल्प, टाइम, रिसोर्सेज उनका राइट है, अगर आपने नहीं दिया तो आप गलत हो। 4. मैनिपुलेटिव बिहेवियर, यानी छल से काम निकलवाना। इनके लिए सब लोग पॉन्स हैं एक चेस बोर्ड में। आपसे काम निकलवाना है, आपको गिल्ट फील कराएंगे, आपको कंफ्यूज करेंगे, आपको आइडियलाइज करेंगे, फिर डीवैल्यू करेंगे। उनके लिए रिलेशनशिप्स ट्रांजैक्शनल हैं। दोस्तों, इन साइंस को अपने आसपास देखिए, ऑफिस में, फैमिली में, फ्रेंडशिप्स में, क्योंकि ये लोग आपकी एनर्जी सक कर लेंगे और आपको गिल्ट में डालकर छोड़ देंगे। पर रुकिए, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या आपके अंदर ये साइंस हैं? थोड़ा सा भी, क्योंकि जो चीज़ हम दूसरों में ज्यादा नोटिस करते हैं वही चीज़ हमारे अंदर भी होती है, हमें बस दिखती नहीं। तो इस टॉक्सिक ईगो का एंटीडोट क्या है? ग्रीन एक खूबसूरत कॉन्सेप्ट देते हैं, एम्पैथेटिक एक्यूरेसी। यहाँ एम्पैथी का मतलब सिर्फ आई फील सॉरी फॉर यू नहीं है। इसका मतलब है मैं तुम्हारे शूज में एक्चुअली खड़ा हूं और तुम्हारी दुनिया को तुम्हारी नज़र से देखने की कोशिश कर रहा हूं। अगर कोई आपसे लड़ रहा है, उसकी जगह खुद को रखकर सोचिए, अगर मैं उसकी बैकग्राउंड में होता, उसकी फियर्स होती, उसकी डिजायर्स होती, तो क्या मैं ऐसा ही बिहेव करता? ये एक मेंटल मसल है, इसे रोज एक्सरसाइज दीजिए। एक छोटी सी स्टोरी सुनिए।
ग्रीक मिथ है नार्सिसिस की। एक लड़का था नार्सिसिस जो बहुत ही खूबसूरत था। एक दिन जंगल में एक पॉन्ड के पास गया, पानी में अपनी रिफ्लेक्शन देखी और उसे देखकर इस कदर मोहित हो गया कि वहीं बैठा रहा, अपनी ही तस्वीर को देखता रहा, खाना पीना छोड़ दिया और आखिर में वहीं मर गया। आज का नार्सिसिस वो नहीं जो पानी में अपना रिफ्लेक्शन देखता है। आज का नार्सिसिस वो है जो स्मार्टफोन की स्क्रीन में अपनी ही क्यूरेटेड इमेज को देखता रहता है। लाइक्स, कमेंट्स, फॉलोअर्स, ये उसकी नई रिफ्लेक्शन है और वो इसी रिफ्लेक्शन के पीछे इतना ऑब्सेस्ड हो जाता है कि असली दुनिया, असली कनेक्शंस, असली खुद से दूर हो जाता है। तो क्या करें? प्रैक्टिकल टूल, द डेली रियलिटी चेक। रोज रात को 2 मिनट सोचिए, अपने आप से पूछिए, आज मैंने किस सिचुएशन में अपने ईगो को चूज किया और फैक्ट्स को इग्नोर किया? क्या आज मैंने किसी की बात इसलिए नहीं सुनी क्योंकि वो मेरे ईगो को हर्ट कर रही थी? क्या आज मैंने किसी को इसलिए क्रिटिसाइज किया क्योंकि वो मेरे ईगो को चैलेंज कर रहा था? बस ये अवेयरनेस, ये डेली चेक आपके टॉक्सिक ईगो को कमजोर करना शुरू कर देगा। दोस्तों, ईगो एक अफीम है और हम सब इसके एडिक्ट हैं। पहला स्टेप है एडिक्शन को एक्सेप्ट करना। जब आप मान लेंगे कि हाँ, मुझे भी वैलिडेशन की चाहिए, मुझे भी अटेंशन की आदत है, तभी आप इस पर काम कर पाएंगे। ईगो आपकी रियलिटी को ब्लर कर देता है और सेल्फ अवेयरनेस का पहला काम है उस ब्लर को क्लियर करना। अब हम आगे बढ़ेंगे उस लॉ की तरफ जो बताता है कि ये ईगो, ये असली हम है ही नहीं, ये तो बस एक मास्क है और हम रोज कई मास्क पहनते हैं। चलिए मिलते हैं तीसरे लॉ से, द लॉ ऑफ रोल प्लेइंग। जरा अपने आप से एक सवाल पूछिए, आप ऑफिस में जाकर जो पर्सनालिटी दिखाते हैं, क्या वही पर्सनालिटी आप घर पर भी दिखाते हैं? आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ जो हैं, क्या आप वैसे ही हैं अपने बॉस के साथ भी? आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल, क्या वो बिल्कुल सच है या उसमें थोड़ा एडिटिंग है? अगर आपका जवाब है नहीं, मैं अलग अलग जगह अलग अलग हूं, तो बधाई हो, आप एक अच्छे एक्टर हैं। और अगर आपका जवाब है हाँ, मैं हर जगह एकदम सेम हूं, तो या तो आप स्पिरिचुअल सेंट हैं या फिर आप अपने आप से धोखा खाए जा रहे हैं। रॉबर्ट ग्रीन का तीसरा लॉ कहता है द लॉ ऑफ रोल प्लेइंग, और इसका मतलब सीधा है, दुनिया एक स्टेज है और हर इंसान कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली एक रोल प्ले कर रहा है। हम सब एक्टर्स हैं और ये कोई बुरी बात नहीं है, ये सर्वाइवल की नेसेसिटी है। सोसाइटी एक कॉम्प्लेक्स गेम है और इस गेम को खेलने के लिए हमें सर्टेन रोल्स अडॉप्ट करने पड़ते हैं। पहले समझिए 2 बेसिक कॉन्सेप्ट्स। पहला, द सोशल मास्क, वो चेहरा जो हम दिखाते हैं। यही वो पर्सनैलिटी है जो हम दुनिया के सामने प्रेजेंट करते हैं, कॉन्फिडेंट, केपेबल, पुट टुगेदर, पोलाइट। यही वो रोल है जिसका स्क्रिप्ट सोसाइटी ने हमें दिया है। दूसरा, द शैडो सेल्फ, वो हिस्सा जो हम छुपाते हैं, वो गुस्से वाले थॉट्स, वो सेल्फिश डिजायर्स, वो इनसिक्योरिटीज, वो एंग्जाइटीज। हम इसे अंदर दबाए रखते हैं क्योंकि हमें डर है कि अगर लोग इसे देखेंगे तो हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब ये मास्क हम कैसे पहनते हैं? ग्रीन कहते हैं हर इंटरैक्शन में हम कॉन्शियसली अपनी अपीयरेंस को क्राफ्ट करते हैं। आप मीटिंग में जा रहे हैं, आप सोचते हैं क्या पहनना है, क्या बोलना है, कितना कॉन्फिडेंट दिखना है, कितना हम्बल दिखना है। ये सब कैलकुलेशंस, यही है रोल प्लेइंग। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे ट्रिक है, क्योंकि जब कोई एक्टर स्टेज पर होता है, कभी-कभी उसका रियल पर्सनैलिटी उसके डायलॉग से, उसके बॉडी लैंग्वेज से लीक हो जाता है। और वैसे ही जब कोई इंसान अपना रोल प्ले कर रहा होता है, उसकी असली फीलिंग्स उसकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से लीक हो जाती हैं। इन लीक्स को कैसे पढ़ें? ग्रीन कुछ साइंस बताते हैं। पहला, आंखें यानी आईज। आंखें झूठ नहीं बोल सकती। जब कोई आपसे डायरेक्टली देखते हुए बात नहीं कर रहा या उनकी प्यूपिल्स फैल रही हैं, एक्साइटमेंट या सिंक हो रही हैं, बोर्डम, वो उनकी असली फीलिंग है। आवाज यानी वॉइस टोन। शब्द मैनिपुलेट किए जा सकते हैं, लेकिन आवाज का टोन, उसकी पिच, उसकी स्पीड, वो कंट्रोल करना मुश्किल है। नर्वसनेस, इरिटेशन, जॉय, ये सब आवाज से लीक होता है। बॉडी लैंग्वेज यानी शरीर की भाषा। क्रॉस्ड आर्म्स, डिफेंसिवनेस, फिजिटिंग, एंग्जाइटी, लीनिंग इन, इंटरेस्ट, मिररिंग योर मूवमेंट्स, लाइकिंग या कनेक्शन, यही असली स्क्रिप्ट है। अब अगर हम सब एक्टर्स हैं तो फिर क्या करें? ग्रीन एक हिस्टोरिकल आइडियल देते हैं, द कोर्टियर। मुगल दरबार या यूरोपियन कोर्ट्स का सोचिए, वहां पर हर कोई एक कोर्टियर था। उनका काम था किंग को इम्प्रेस करना, अलायंसेस बनानी,
बिना किसी को ऑफेंड किए अपना काम निकलवाना। अच्छा कोर्टियर वो नहीं था जो सबसे ज्यादा चिल्लाता था। अच्छा कोर्टियर वो था जो ग्रेसफुली अपना रोल प्ले करता था, पोलाइट, ऑब्जर्वेंट, स्ट्रेटेजिक, चार्मिंग। ग्रीन कहते हैं आपको भी मॉडर्न दुनिया का एक कोर्टियर बनना है। अपने अपीयरेंस पर काम करो, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारो, लोगों को स्ट्रेटेजिकली इंप्रेस करना सीखो। लेकिन ये मैनिपुलेटिव होने के लिए नहीं, बल्कि इफेक्टिव होने के लिए। क्योंकि अगर आप दुनिया को रॉ, अनफिल्टर्ड दिखेंगे, लोग आपको यूटिलाइज कर लेंगे। आपको अपना मास्क पहनना आना चाहिए। पर दोस्तों, एक बहुत बड़ा डेंजर है। वो डेंजर है कि कुछ लोग अपने मास्क से इतना आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि उन्हें खुद नहीं पता कि वो कौन है। सोचिए, एक ऐसा इंसान जो 20 साल से द सक्सेसफुल बिजनेसमैन का मास्क पहने हुआ है। उसने इतनी मेहनत से ये रोल डेवलप किया है कि अब वो घर पर भी बिजनेसमैन ही है। हस्बैंड नहीं, फादर नहीं, फ्रेंड नहीं, बस बिजनेसमैन। उसने अपना शैडो सेल्फ, अपनी वल्नरेबिलिटीज, अपनी सिंपल ह्यूमन नीड्स सबको इतना दबा दिया है कि वो खुद ही उनसे डिस्कनेक्ट हो गया है। और जब तक वो मास्क उतरेगा, रिटायरमेंट में, फेलियर में, उसकी पूरी आइडेंटिटी कोलैप्स हो जाएगी। एक स्टोरी याद आती है क्वीन एलिजाबेथ I की। वो 16th सेंचुरी इंग्लैंड की क्वीन थी। एक ऐसी दुनिया में जहां रिलीजन, पॉलिटिक्स सब कुछ एक डेडली गेम था। उसने अपने एक ऐसा रोल क्रिएट किया, द वर्जिन क्वीन, जो कभी शादी नहीं करेगी, जो अपना पूरा जीवन कंट्री के लिए डेडिकेट करेगी। यही उसका मास्क था। इस मास्क ने उसे पावरफुल बनाया, इस मास्क ने उसे इमोशनली डिस्टेंट बना दिया, लेकिन इस मास्क ने उसे बचाया भी। उसने कॉन्शियसली ये रोल चूज किया था ताकि वो एक डिवाइडेड किंगडम को रूल कर सके। तो दोस्तों, आज का रिफ्लेक्शन क्वेश्चन ये है, आपका फेवरेट सोशल मास्क कौन सा है? द रिस्पॉन्सिबल सन, द कूल फ्रेंड, द हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय? और जरा गहराई में जाइए, कब आपको लगता है कि आप अपना मास्क उतार सकते हैं? किसके साथ, किस सिचुएशन में आप 100% रियल हो पाते हैं? अगर इसका जवाब आपके पास नहीं है, तो शायद आप अपने मास्क से इतना आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि आपने अपना असली चेहरा देखा ही नहीं है। रोल प्लेइंग जरूरी है, लेकिन उस एक्टर को याद रहना चाहिए कि वो एक्टर है, स्टेज नहीं, अपना रियल घर भी है। अब हम आगे बढ़ेंगे उस लॉ की तरफ जो इसी मास्क के पीछे छुपे हुए असली चेहरे की खोज करता है। वो चेहरा जो हमें बचपन में मिला था और जो आज तक हमारे डिसीजंस कंट्रोल कर रहा है। चलिए मिलते हैं चौथे लॉ से, द लॉ ऑफ कंपल्सिव बिहेवियर, या आपके बचपन के जख्म बहुत आपकी पर्सनल जिंदगी सवाल चलाते पूछता हैं। हूँ। आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप्स में क्या कोई ऐसी पैटर्न है जो बार बार रिपीट हो रही है? जैसे आप हर बार ऐसे ही बॉस के अंडर काम करते हैं जो आपको क्रिटिसाइज करता है, या आप हर बार ऐसे ही रोमांटिक पार्ट में चूज करते हैं जो इमोशनली अनअवेलेबल होता है, या आप हर बार सक्सेस के बिल्कुल करीब पहुंचकर कुछ ऐसा गलती कर देते हैं जो सब कुछ बिगाड़ देती है। अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं, हम सभी के साथ ऐसा होता है। और इसकी वजह है रॉबर्ट ग्रीन का चौथा लॉ, द लॉ ऑफ कंपल्सिव बिहेवियर। इसका मतलब है हमारी पर्सनालिटी, हमारे रिएक्शंस, हमारे चॉइसेस, ये हमारे बचपन के एक्सपीरियंसेस से शेप होते हैं। और जब तक हम कॉन्शियसली नहीं चुनते, हम वही पुराने पैटर्न्स बार बार रिपीट करते हैं। सोचिए, आपका दिमाग एक सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर है, पर इसका ऑपरेटिंग सिस्टम आपके बचपन में इंस्टॉल हुआ था। और उस टाइम जो भी एक्सपीरियंसेस हुए, जो भी ट्रॉमा हुआ, जो भी मैसेजेस मिले, उन्हीं से आपके सॉफ्टवेयर का कोड लिखा गया। अगर बचपन में आपको हमेशा बोल दिया गया तुमसे नहीं होगा, तो आपके कोड में एक लाइन ऐड हो गई, आई एम नॉट केपेबल। अगर आपको हमेशा निग्लेक्ट किया गया, तो कोड में लिखा गया, आई एम नॉट वर्दी ऑफ अटेंशन। अगर आपको परफेक्शन का प्रेशर दिया गया, तो कोड में लिखा, माई वर्थ डिपेंड्स ऑन माई अचीवमेंट्स। और ये कोड आज तक चल रहा है। हर सिचुएशन में आप कॉन्शियसली तो कुछ और सोचते हैं, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड इसी कोड के हिसाब से रिएक्ट करता है। यही है कंपल्सिव बिहेवियर। रॉबर्ट ग्रीन इसके लिए एक और पावरफुल फ्रेमवर्क देते हैं। वो कहते हैं कि हम सब किसी न किसी टॉक्सिक कैरेक्टर टाइप की तरफ लीन करते हैं। ये कैरेक्टर टाइप्स हमारे बचपन के डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं। ग्रीन 7 बताते हैं। 1. द अग्रेसर। इनका बचपन इनसिक्योरिटी और डर से भरा हुआ था। अब वो दुनिया को कंट्रोल करके अपना डर छुपाते हैं, हर चीज को कन्फ्रंटेशन से सॉल्व करना चाहते हैं। 2. द विक्टिम। इन्हें बचपन में हेल्पलेस फील कराया गया। अब वो हर प्रॉब्लम में दूसरों को ब्लेम करते हैं। उनकी फेवरेट लाइन होती है, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। 3. द पैसिव अग्रेसर।
इन्हें डायरेक्टली एक्सप्रेस करने की इजाज़त नहीं थी। अब वो इनडायरेक्टली रेजिस्टेंस करते हैं। काम देर से करेंगे, ताने मारेंगे, लेकिन कभी सीधा नहीं बोलेंगे। 4. द रिजिड परफेक्शनिस्ट। इन्हें कंडीशनल लव मिला। तभी प्यार मिलता था जब वो परफेक्ट थे। अब वो खुद के लिए, दूसरों के लिए इम्पॉसिबल स्टैंडर्ड्स रखते हैं। उनके लिए लाइफ एक रिपोर्ट कार्ड है। 5. द हाइपर रैशनल। इनके घर में इमोशंस केओस क्रिएट करते थे। अब वो इमोशंस को कंप्लीटली डिनाई करते हैं। हर चीज़ को लॉजिक से सॉल्व करना चाहते हैं। उनके लिए फीलिंग्स वीकनेस हैं। 6. द इल्यूसिव लोनर। इन्हें डिसअपॉइंट होने का डर है। रिश्तों में हर्ट हुआ है, अब वो लोगों से दूर रहते हैं। उनके लिए इंडिपेंडेंस ही सेफ्टी है। 7. द चार्मिंग मैनिपुलेटर। इन्हें अटेंशन के लिए परफॉर्म करना पड़ा। प्यार एक ट्रांजैक्शन था, अब वो अपनी चार्म से लोगों का यूज करते हैं। उनके लिए सब लोग एक यूटिलिटी हैं। दोस्तों, इनमें से कोई एक टाइप आपको अपनी तरफ लीन करता हुआ महसूस होगा। मैं शायद द रिजिड परफेक्शनिस्ट से रिलेट करता हूं, क्योंकि मुझे हमेशा लगा कि मेरी वर्थ मेरे ग्रेड्स, मेरे अचीवमेंट से जज होगी। लेकिन ये देखना इंपॉर्टेंट है, ये आपकी आइडेंटिटी नहीं है, ये आपकी डिफॉल्ट सेटिंग है। जैसे कोई कंप्यूटर गेम में कोई कैरेक्टर का डिफॉल्ट वेपन होता है, आप वही वेपन यूज करते हैं क्योंकि आपको वही आता है। आप सीख सकते हैं नया वेपन यूज करना। और ये सीखने की होप है न्यूरोसाइंस में कॉन्सेप्ट से, न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी आपका दिमाग फ्लेक्सिबल है। पुराने न्यूरल पाथवेज को वीक किया जा सकता है, नए पाथवेज बनाए जा सकते हैं। आपका बचपन का कोड ओवरराइट किया जा सकता है। लेकिन वार्निंग, ये सिर्फ रेपिटेशन से नहीं होता, सिर्फ पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलने से नहीं होता, ये होता है अवेयरनेस से। जब आप अपनी कंपल्सिव फीलिंग को नोटिस करते हैं, अरे मैं फिर से वही विक्टिम वाला फील कर रहा हूं, तभी आप उसका कोड ब्रेक कर सकते हैं। अवेयरनेस ही वो की है जो ऑटोमेटिक प्रोग्राम को मैनुअल मोड में ले आती है। एक हिस्टोरिकल एग्जाम्पल लेते हैं। रिचर्ड निक्सन, अमेरिका के प्रेसिडेंट। उसका बचपन गरीबी और इनसिक्योरिटी में गुजरा। उसके 2 भाई ट्यूबरक्लोसिस से मरे। उसके फादर ने हमेशा उसे कमजोर समझा। निक्सन ने कंपल्सिव पैटर्न डेवलप किया। हर क्रिटिसिज्म को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट समझना, हर दुश्मन को डिस्ट्रॉय करना, अपने आप को हमेशा सीज में महसूस करना। और यही पैटर्न उसका डाउनफॉल बना। वाटरगेट स्कैंडल, जिसमें उसे अपने पॉलिटिकल दुश्मनों पर इलीगल सर्वेलेंस करवानी थी, ये उसी कंपल्सिव बिहेवियर का रिजल्ट था। उसने अपने बचपन के डर को प्रेसिडेंट के ऑफिस तक ले आया और उसी ने उसे तबाह कर दिया। तो प्रैक्टिकल टूल क्या है? ग्रीन द पैटर्न इंटरप्ट ड्रिल बताते हैं। रूल है, जब भी वो पुरानी कंपल्सिव फीलिंग आए, आपको कुछ बिल्कुल अलग एक्शन लेना है। आपकी बॉडी और दिमाग को सिग्नल देना है कि अब पैटर्न चेंज हो रहा है। जैसे अगर आपको एंग्जाइटी आती है और आपका पुराना पैटर्न है फोन उठाकर सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, तो नया एक्शन कीजिए, उठकर 10 डीप ब्रेथ्स लीजिए, या ठंडा पानी पिए, या एक पेज लिख दीजिए, कुछ भी। ये नया एक्शन आपके ब्रेन को शॉक देगा और स्लोली नया पाथवे बनेगा। एंग्जाइटी इक्वल्स डीप ब्रीदिंग इंस्टेड ऑफ एंग्जाइटी इक्वल्स माइंडलेस स्क्रॉलिंग। दोस्तों, आपकी लाइफ आपके बचपन की स्क्रिप्ट नहीं है, आप उस स्क्रिप्ट का नया वर्जन लिख सकते हैं। पहला स्टेप है उस स्क्रिप्ट को पढ़ना, दूसरा स्टेप है उसमें चेंजेस करना। अगर आपके बचपन ने आपको ये स्क्रिप्ट दी है कि तुम काबिल नहीं हो, तो आज से आप उस लाइन को काटकर नई लाइन लिखिए, मैं सीख सकता हूं। एक एक्सपेरिमेंट कंपाइलर अब आपके हाथ में आपके सामने 2 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1, आज ही आपको 10,000 रुपीज मिल जाएंगे। ऑप्शन 2, 1 साल बाद आपको 11,000 रुपीज मिलेंगे। आप क्या चूज करेंगे? अगर आपके दिमाग ने एक पल में कहा 10,000 अभी, तो आप बिल्कुल नॉर्मल इंसान हैं और आप इसी लॉ के शिकार हैं, द लॉ ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस। रॉबर्ट ग्रीन का 5वां लॉ ये कहता है कि इंसान का दिमाग इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन का एडिक्ट है। हम आज के फायदे को कल के बड़े फायदे पर प्रेफर करते हैं। हम आज की प्रॉब्लम से बचने के लिए कल की बड़ी प्रॉब्लम खरीद लेते हैं, और इसकी वजह इवोल्यूशन है। सोचिए केवमैन टाइम्स की। जब आपको खाना मिलता था तो आप उसे तुरंत खा जाते थे, क्योंकि कल का कोई गारंटी नहीं था। शायद कोई डेंजरस एनिमल आ जाए, शायद फूड ही ना मिले। हमारा दिमाग उसी डेंजरस अनसर्टेन दुनिया के लिए डिजाइंड हुआ था। उस दुनिया में जो इंसान फ्यूचर के लिए सेव करता वो मर जाता, और जो तुरंत एंजॉय कर लेता वो जीतता। प्रॉब्लम यह है कि आज की दुनिया बिल्कुल अलग है। आज कल है, फ्यूचर प्रेडिक्टेबल है, लेकिन हमारा केवमैन ब्रेन अभी भी वही पुरानी प्रोग्रामिंग फॉलो कर रहा है, और इसी को हम प्रेजेंट बायस कहते हैं। ये प्रेजेंट बायस हमें 3 जगह सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। पहला, हेल्थ। आज का मजेदार जंक फूड, अभी का टेस्ट वर्सेस कल की डायबिटीज और हार्ट प्रॉब्लम्स, फ्यूचर कॉन्सिक्वेंस। आज का आराम, इमीडिएट कंफर्ट वर्सेस कल की वीकनेस और इलनेसेस।
दूसरा फाइनेंस, आज का शॉपिंग का थ्रिल, इमीडिएट जॉय वर्सेस कल की फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी। आज का रिस्की स्टॉक ट्रेड, इमीडिएट प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी वर्सेस कल का सब कुछ लूज करने का डर। तीसरा रिलेशनशिप, आज का आर्ग्यूमेंट जीतना, इमीडिएट ईगो सेटिस्फैक्शन वर्सेस रिश्ता बिगड़ना, फ्यूचर लोनलीनेस। आज का अफेयर का एक्साइटमेंट, इमीडिएट पैशन वर्सेस परिवार टूटना, फ्यूचर रिग्रेट। हम ऐसी चॉइसेस क्यों करते हैं? क्योंकि फ्यूचर एब्स्ट्रैक्ट है, फ्यूचर की फीलिंग नहीं होती, फ्यूचर का दर्द अभी नहीं होता। आज का मजा, आज का दर्द रियल होता है, इसीलिए हम फ्यूचर को डिस्काउंट कर देते हैं। तो ग्रीन इसका क्या सोल्यूशन बताते हैं? वो कहते हैं आपको एक एलिवेटेड पर्सपेक्टिव डेवलप करनी होगी। मतलब जिंदगी को 10,000 फीट ऊपर से देखना, जैसे कोई ईगल अपने शिकार को देखता है। नीचे जंगल का कंफ्यूजन है, ऊपर से पूरा मैप क्लियर दिखता है। आप जब भी कोई डिसीजन लेंगे तो उस ईगल की तरह ऊपर उठिए। अपने आप से पूछिए कि ये डिसीजन अगर मैं 5 साल बाद अपने आप से एक्सप्लेन करूं तो क्या मैं खुद को जस्टिफाई कर पाऊंगा? और एक और पावरफुल टूल है रिवर्स इंजीनियरिंग रिग्रेट। हम जनरली गोल से स्टार्ट करते हैं, मेरा 5 साल बाद गोल ये है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि गोल्स चेंज होते हैं, आज जो चाहिए कल वो नहीं चाहिए। इसीलिए ग्रीन कहते हैं गोल से नहीं, रिग्रेट से स्टार्ट करो। अपने आप से पूछो कि 5 साल बाद मैं खुद से किस चीज के लिए सबसे ज्यादा नफरत करूंगा, कौन से चॉइसेस पर मुझे सबसे ज्यादा अफसोस होगा। क्या आज की लेजीनेस पर अफसोस होगा? क्या उस रिश्ते को टूटने पर अफसोस होगा? क्या अपने हेल्थ को निग्लेक्ट करने पर अफसोस होगा? जब आप रिग्रेट को विविडली इमेजिन करोगे तो वो आपको आज की एक्शन के लिए फोर्स देगा। फ्यूचर का दर्द आज की मोटिवेशन बन जाता है। मैंने पहले मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट का जिक्र किया था। बच्चों को एक मार्शमेलो दिया जाता था, अगर वो 15 मिनट वेट करते तो 2 मार्शमेलो मिलते। कई बच्चे वेट नहीं कर पाते। लोग इस एक्सपेरिमेंट को विल पावर की कहानी समझते हैं, पर असल रिसर्च बताती है कि जो बच्चे वेट कर पाते थे उनमें विल पावर नहीं थी, उनमें ट्रस्ट था। उन्हें विश्वास था कि एक्सपेरिमेंटर 15 मिनट बाद आएगा। उन्हें विश्वास था कि फ्यूचर प्रेडिक्टेबल है। जिनके साथ जिंदगी में अडल्ट्स ने हमेशा वादा तोड़ा था, वो बच्चे तुरंत मार्शमेलो खा जाते थे। उनका फ्यूचर पर भरोसा नहीं था। आपकी शॉर्ट साइटेडनेस शायद आपके पास्ट के ब्रोकन प्रॉमिसेस की वजह से है। आपको विश्वास नहीं कि कल आएगा ही, इसलिए आज ही सब कुछ ले लो। तो अपना काम है फ्यूचर पर ट्रस्ट रीबिल्ड करना। अपने आप से छोटे वादे करो, कल सुबह 6 बजे उठूंगा, और फिर उसे पूरा करो। जब आप खुद के लिए रिलायबल बनोगे तब आप फ्यूचर पर भरोसा कर पाओगे। दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा शॉर्ट टर्म ट्रेड क्या है? आज आप क्या एंजॉय कर रहे हैं जिसका लॉन्ग टर्म प्राइस आपको कल देना होगा? यही आपकी सबसे बड़ी फाइनेंशियल लायबिलिटी है, यही आपकी सबसे खतरनाक एडिक्शन है। इसका जवाब देने से पहले हम आगे बढ़ते हैं एक और लॉ की तरफ, जो इसी शॉर्ट साइटेडनेस को फ्यूल करता है, जो हमें कन्विंस कर देता है कि हम जो सोच रहे हैं वही सच है, कि हम हमेशा राइट हैं। चलिए मिलते हैं छठे लॉ से, द लॉ ऑफ डिफेंसिवनेस, या मैं सही हूं का जहर। डिफेंसिवनेस, मैं सही हूं का जहर। दोस्तों, आपने कभी नोटिस किया है कि जब कोई आपकी क्रिटिसिज्म करता है तो आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? आपका दिमाग तुरंत आर्ग्यूमेंट्स ढूंढना शुरू कर देता है। नहीं, ऐसा नहीं है, तुम समझे ही नहीं, मेरे पास रीजंस हैं। या फिर आप अंदर ही अंदर गुस्सा हो जाते हैं, कौन है ये मुझे बताने वाला? ये जो ऑटोमेटिक पुश बैक है, यही है द लॉ ऑफ डिफेंसिवनेस। रॉबर्ट ग्रीन का छठा लॉ ये कहता है कि हर इंसान की डीप नीड होती है अपने आप को राइट समझने की, और ये नीड इतनी स्ट्रांग होती है कि वो हमें रियलिटी देखने से रोक देती है। हमारा दिमाग एक फोर्ट्रेस की तरह है, और हर नई इंफॉर्मेशन को, हर क्रिटिसिज्म को हम उस फोर्ट्रेस के गेट पर रोक कर चेक करते हैं। अगर वो इंफॉर्मेशन हमारे एग्जिस्टिंग बिलीव्स को सपोर्ट करती है तो उसे अंदर आने देते हैं। अगर वो हमारे बिलीव्स को चैलेंज करती है तो उसे तुरंत रिजेक्ट कर देते हैं। इस कॉग्निटिव प्रोसेस को कहते हैं कॉन्फर्मेशन बायस। हम वही इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं जो हमारी एग्जिस्टिंग थिंकिंग को कंफर्म करे। हम वही लोगों के पास जाते हैं जो हमारी ही बात से एग्री करते हैं। और ये बायस इतना पावरफुल है कि आपको पता भी नहीं चलता। आप सोचते हैं आप न्यूट्रल हैं, पर आपका दिमाग पहले से ही डिसाइड कर चुका होता है। अब जब कोई आपकी क्रिटिसिज्म करता है तो न्यूरोसाइंस के हिसाब से क्या होता है? जब आपको कोई कहता है कि तुमने ये गलत किया, तो आपके दिमाग का वही हिस्सा एक्टिवेट होता है जो फिजिकल पेन होने पर एक्टिवेट होता है। क्रिटिसिज्म को हम लिटरली बायोलॉजिकली एक अटैक की तरह लेते हैं। इसलिए क्रिटिसिज्म सुनकर आपका दिल तेज धड़कता है,
आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है क्योंकि आपका प्रिमिटिव ब्रेन सोचता है कि ये एक फिजिकल थ्रेट है। और इस सिचुएशन में आपका रैशनल ब्रेन बंद हो जाता है। आप डिफेंड करते हैं, जस्टिफाई करते हैं और कुछ सीख नहीं पाते। तो ग्रीन इसका क्या सॉल्यूशन बताते हैं? वो एक वर्ड बताते हैं, रैडिकल ओपननेस। रैडिकल ओपननेस का मतलब है हर क्रिटिसिज्म, हर फीडबैक, हर नई इंफॉर्मेशन को एक अटैक की तरह नहीं बल्कि एक डेटा की तरह लेना। सोचिए, आप एक साइंटिस्ट हैं और आपकी थ्योरी है। अब अगर कोई आपके एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आपको दिखाए जो आपकी थ्योरी से मैच नहीं करता, तो आप उस रिजल्ट को रिजेक्ट थोड़ा ही करेंगे। आप उस रिजल्ट को डेटा मानकर अपनी थ्योरी को एडजस्ट करेंगे। वैसे ही जब कोई आपको फीडबैक दे, आप उसे अपने लाइफ का डेटा मानो, उसे एनालाइज करो, इसमें से क्या सच्चाई निकल सकते हैं। लेकिन ये तभी हो सकता है जब आप अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो आपको सिंसियर फीडबैक दे सकें। ग्रीन इसे कहते हैं द इनर सर्कल ऑफ ट्रूथ। आपकी लाइफ में 2-3 ऐसे लोग होना चाहिए जिनको आप परमिशन दे सकते हो कि भाई, अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो मुझे सीधा बोल देना, मुझे शुगर कोट मत करना। ये लोग आपके लिए इमोशनल रिस्क लेंगे, वो आपको हर्ट करेंगे, पर वही आपको बचाएंगे। क्योंकि दुनिया के सारे लोग आपको खुश करने की कोशिश करेंगे, पर वो 2-3 लोग आपको सच बोलकर आपकी मदद करेंगे। एक हिस्टोरिकल एग्जाम्पल लेते हैं, स्टीव जॉब्स। 1985 में स्टीव जॉब्स को अपनी ही कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही डिफेंसिव, कंट्रोलिंग और डिफिकल्ट टू वर्क विद था। उसका ईगो इतना बड़ा था कि कोई उसको कुछ नहीं कह सकता था। उसके बाद 12 साल तक जॉब्स ने दूसरी कंपनीज चलाईं और इसी टाइम में उसने अपनी डिफेंसिवनेस पर काम किया। उसने सीखा कि अपने आप को राइट समझना डेंजरस है। उसने रैडिकल ओपननेस डेवलप की। जब 1997 में वो वापस एप्पल आया तो वो अलग इंसान था। वो अब फीडबैक सुनता था, आइडियाज को रिजेक्ट नहीं करता था, अपनी गलतियां मान लेता था और इसी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से वो एप्पल को दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बना पाया। अगर जॉब्स 1985 वाला ईगो लेकर 1997 में आता तो एप्पल कभी नहीं बचती। तो प्रैक्टिकल टूल क्या है? ग्रीन एक सिंपल पर पावरफुल टेक्निक बताते हैं, द थैंक यू रिस्पॉन्स। रूल है, जब कोई आपको क्रिटिसिज्म या फीडबैक दे, आपका पहला जवाब, पहला रिएक्शन सिर्फ ये होना चाहिए, थैंक यू फॉर टेलिंग मी। आपके अंदर कुछ भी चल रहा हो, गुस्सा, डर, इरिटेशन, लेकिन बाहर से आपको यही बोलना है, थैंक यू फॉर टेलिंग मी। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस आपके ब्रेन को सिग्नल देता है कि ये अटैक नहीं है, ये डेटा है। और जब आप थैंक यू बोलते हैं तो आप ऑटोमेटिक ही ठंडे दिमाग से सोचने लगते हैं। फिर अंदर जाकर आप एनालाइज कर सकते हो कि इसमें कितनी सच्चाई है, क्या मैं इसमें से कुछ सीख सकता हूं, अगर हाँ तो कैसे इंप्रूव करूं। दोस्तों, आपकी ग्रोथ की स्पीड आपकी डिफेंसिवनेस के उल्टी प्रोपोर्शनल है। जितना आप डिफेंड करेंगे उतना ही आप स्टक रहेंगे। आज से प्रैक्टिस कीजिए, किसी से भी फीडबैक मांगिए और जब वो दें तो सीधा थैंक यू बोलिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका डर कम होने लगेगा और आपकी लर्निंग एक्सपोनेंशियल बढ़ जाएगी। क्योंकि सच ये है कि जो आपको क्रिटिसाइज कर रहा है वो आपकी हेल्प कर रहा है, वो आपको वो चीज दिखा रहा है जो आप खुद नहीं देख पा रहे। और अब हम आगे बढ़ते हैं एक ऐसे लॉ की तरफ जो इसी डिफेंसिवनेस का छोटा भाई है, जो हमें अंदर ही अंदर खोखला करता है। वो लॉ जो कहता है कि आप सक्सेसफुल होने के लायक ही नहीं हो। चलिए मिलते हैं 7वें लॉ से, द लॉ ऑफ सेल्फ सैबोटाज, या वो आवाज जो अंदर से कहती है, मैं आपसे एक तुम अजीब नहीं सी कर पाओगे। फीलिंग के बारे में पूछता हूँ। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब लाइफ अच्छी चल रही होती है, सब कुछ प्लान के हिसाब से हो रहा होता है, तब आपके अंदर एक अजीब सी एंग्जाइटी आने लगती है, जैसे कुछ बुरा होने वाला है? या फिर एक और फीलिंग, जब आप किसी बड़ी अचीवमेंट के बिल्कुल करीब होते हैं, प्रेजेंटेशन परफेक्ट गया है, प्रमोशन पक्की है, डील फाइनल होने वाली है, तब आप कोई ऐसी गलती कर देते हैं जो सब कुछ खराब कर देती है। ऐसी गलती जो आप नॉर्मली नहीं करते। अगर हाँ, तो आप अकेली नहीं हैं, और इसी को कहते हैं द लॉ ऑफ सेल्फ सैबोटाज। रॉबर्ट ग्रीन का 7वां लॉ ये कहता है कि हर इंसान के अंदर एक अनकॉन्शियस लिमिट होती है, सक्सेस, हैप्पीनेस और लव की। और जब हम उस लिमिट को क्रॉस करने लगते हैं तो हम खुद ही अपने आप को पीछे खींच लेते हैं। सोचिए कि हर इंसान के ऊपर एक इनविजिबल सीलिंग है। ये सीलिंग हमने खुद अपने लिए बनाई है। इसकी हाइट हमारे बचपन के एक्सपीरियंसेस, हमारे बिलीव्स, हमारे फियर्स से डिसाइड होती है। जैसे कोई इंसान सोचता है कि मेरी लाइफ में मैक्सिमम इतना ही पैसा आ सकता है, या मैं इतना ही सक्सेसफुल हो सकता हूं, या मुझे इतना ही प्यार मिलना चाहिए। और जब हम उस सीलिंग को टच करने लगते हैं तो हमारा अनकॉन्शियस माइंड पैनिक हो जाता है, अरे ये तो मेरे कंफर्ट जोन से बाहर है, वापस आओ अपनी जगह पर। और फिर हम खुद ही ऐसी हरकतें करते हैं जो हमें वापस नीचे ले आए।
इसको अपर लिमिट प्रॉब्लम कहते हैं। अब इसकी कॉमन मैनिफेस्टेशन है इम्पोस्टर सिंड्रोम। आपने सुना होगा वो फीलिंग जब आपको लगता है कि आप जहां पहुंचे हैं वहां डिजर्व नहीं करते, कि आप फ्रॉड हैं, कि कोई दिन आएगा जब सबको पता चल जाएगा कि आप असली नहीं हैं। लेकिन दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग बात है, इम्पोस्टर सिंड्रोम जनरली अनसक्सेसफुल लोगों को नहीं होता। इम्पोस्टर सिंड्रोम सक्सेसफुल लोगों को होता है, क्योंकि उनकी अचीवमेंट उनकी इंटरनल सीलिंग को टच कर रही होती है। जिस इंसान को लगा ही नहीं था कि वो ऊपर जाएगा, उसको इम्पोस्टर सिंड्रोम नहीं होगा। जिसे लगा था कि मैं बस यहीं तक ही हूं और वो उससे आगे निकल गया, उसी के अंदर ये डर पैदा होता है। तो ये सीलिंग आती कहां से है? वापस हमारे बचपन की तरफ। अगर आपके माँ बाप या टीचर्स ने आपसे हमेशा कम एक्सपेक्ट किया, बस पास हो जाओ, बस एवरेज रहो, तो आपकी सीलिंग लो सेट हो गई। अगर आपको हमेशा बोल दिया गया तुमसे नहीं होगा, तो आपकी सीलिंग नॉट केपेबल पर सेट हो गई। अगर आपको परफेक्शन का प्रेशर दिया गया, तो आपकी सीलिंग नेवर इनफ पर सेट हो गई। और जब आप रियल लाइफ में उस सीलिंग से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, तो आपके अंदर की वो बचपन की आवाज जाग जाती है, तुम यहां बिलोंग नहीं करते, वापस आ जाओ अपनी जगह पर। तो इसका सल्यूशन क्या है? ग्रीन कहते हैं ओन योर सक्सेस। मतलब आपको अपनी सक्सेस को कॉन्शियसली, माइंडफुली अपने आप को क्रेडिट देना होगा। अक्सर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं अरे वो तो मेरे बॉस की वजह से हुआ, मेरे साथ वक्त अच्छा चल रहा था, मेरे दोस्त ने मदद कर दी। हम अपनी सक्सेस को लक या एक्सटर्नल फैक्टर्स को क्रेडिट देते हैं, क्योंकि अगर हम खुद को क्रेडिट देंगे तो हमारा सीलिंग टूट जाएगा और हमारा अनकॉन्शियस माइंड उसे टॉलरेट नहीं कर पाता। इसलिए ग्रीन एक एक्सरसाइज बताते हैं। रोज रात को अपनी डायरी में लिखिए, आज मैंने ये अचीव किया और इसका क्रेडिट मुझे जाता है। छोटी चीजें भी, आज मैंने ऑन टाइम मीटिंग अटेंड की, इसका क्रेडिट मुझे जाता है। आज मैंने किसी की मदद की, इसका क्रेडिट मुझे जाता है। आपको अपने आप को सक्सेसफुल होने की आदत डालनी है, ताकि आपकी सीलिंग ऊपर उठ सके। एक कॉमन स्टोरी है एक एंटरप्रेन्योर की। उसने 2 साल मेहनत करके एक बहुत बड़ी डील फाइनल की। फाइनल मीटिंग से एक दिन पहले उसने अपने क्लाइंट को एक ऐसा रूड ईमेल भेज दिया जो डील को कंप्लीटली खत्म कर देता। बाद में जब उससे पूछा गया तो उसके पास कोई लॉजिकल जवाब नहीं था। उसने अनकॉन्शियसली ही अपने आप को सबसे पहले फेल कर दिया था, क्योंकि उसकी इंटरनल सीलिंग इतनी ही थी। उससे ज्यादा सक्सेस का उसके लिए कोई ब्लूप्रिंट ही नहीं था। तो आज का रिफ्लेक्शन क्वेश्चन ये है कि आपकी लाइफ में कब आपने अपने आप को लास्ट मोमेंट पे रोक दिया? क्या आपको उस इनविजिबल सीलिंग का एहसास है जिसके ऊपर आप जाना नहीं चाहते? और अगर आपको नहीं पता तो एक साइन है, जहां आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन है वही आपकी सीलिंग है। जहां आप डरे हुए हैं वही आपका अपर लिमिट है। अगर आप हेल्थ इंप्रूव करना चाहते हैं पर जिम जाने से डरते हैं तो फिट रहना आपकी सीलिंग है। अगर आप प्रमोशन चाहते हैं पर अपने बॉस से बात करने से डरते हैं तो वो पोजीशन आपकी सीलिंग है। और सीलिंग तब तक तोड़ी नहीं जाती जब तक आप उसे कॉन्शियस नहीं करते, जब तक आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते कि हाँ, मैं इससे डरता हूं, मैं इस लिमिट को खुद बनाया है। और जब आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप उसे तोड़ सकते हैं, एक स्टेप आगे बढ़कर। और अब हम आगे बढ़ते हैं एक ऐसे लॉ की तरफ जो इसी सेल्फ सैबोटाज की एक और वजह है। वो लॉ जो कहता है कि जो चीज आप अंदर दबा कर रखते हैं वही आपको बाहर कंट्रोल करती है। चलिए मिलते हैं 8वें लॉ से, जिसे कहते हैं द लॉ ऑफ रिप्रेशन, या जो आप दबाते हैं वही आपको कंट्रोल करता है। अपने आप को कैसा इंसान समझते हैं? अच्छा, मेहनती, रिस्पॉन्सिबल? और अब दूसरा सवाल, आपके अंदर ऐसी कौन सी फीलिंग्स हैं जिनको आप कभी किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं करना चाहते? वो गुस्से के लम्हे, वो सेल्फिश डिजायर्स, वो जजमेंट्स जो आपके मन में आते हैं? अगर आप पहले सवाल का जवाब दे सकते हैं लेकिन दूसरे से बचना चाहते हैं तो आप इस लॉ के ग्रास्प में हैं, द लॉ ऑफ रिप्रेशन। रॉबर्ट ग्रीन का 8वां लॉ स्विस साइकोलॉजिस्ट कार्ल जंग के शैडो सेल्फ कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है और यह कहता है कि जो क्वालिटीज, जो फीलिंग्स, जो डिजायर्स हम अपने अंदर डिनाई करते हैं, उन्हें दबाते हैं, वही हमें ज्यादा कंट्रोल करती हैं। सोचिए कि हर इंसान के अंदर एक लाइट साइड है और एक डार्क साइड है। लाइट साइड वो है जो हम दुनिया को दिखाते हैं, हम अच्छे, पोलाइट, रिस्पॉन्सिबल, जेनरस हैं। लेकिन डार्क साइड में वो सब कुछ है जो हमें शर्म आता है। हर इंसान के अंदर ग्रीड है, अग्रेशन है, लेजीनेस है, जेलसी है, मैनिपुलेशन की कैपेबिलिटी है। अब हम क्या करते हैं? हम इस डार्क साइड को अंदर दबा देते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं तो कभी गुस्सा नहीं करता, मुझे कभी जेलसी नहीं होती। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब आप किसी चीज को दबाते हैं तो वो गायब नहीं होती,
वो आपके सबकॉन्शियस में चली जाती है और वहां से वो आपके एक्शंस को कंट्रोल करना शुरू कर देती है। और इस रिप्रेशन का सबसे बड़ा प्रूफ है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या है? जिन क्वालिटीज पर हम दूसरों में सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, शायद वही क्वालिटीज हमारे अंदर रिप्रेस्ड हैं। जैसे अगर आप किसी को बहुत एरोगेंट और ईगोइस्टिक समझते हैं, तो शायद आपके अंदर भी ईगो है जो आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। अगर आपको हर कोई लेजी लगता है, तो शायद आपकी अपनी लेजीनेस है जो आप अंदर दबाए हुए हैं। अगर आपको हर कोई मैनिपुलेटिव लगता है, तो शायद आपके अंदर भी मैनिपुलेशन की कैपेबिलिटी है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अपने अंदर की बुरी क्वालिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो हम उसे दूसरे में देखकर उस पर अटैक करते हैं, ताकि हम खुद से कहूं कि देखो मैं उससे अच्छा हूं, मैं तो ऐसा नहीं हूं। पर ग्रीन कहते हैं कि ये शैडो हमारा एनिमी नहीं है, ये हमारी रिप्रेस्ड एनर्जी है और हमें इस एनर्जी को इंटीग्रेट करना है, डिस्ट्रॉय नहीं करना। इंटीग्रेट का मतलब अपनी बुरी क्वालिटीज को एक्सेप्ट करना और उनकी एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव काम में लगाना। जैसे अगर आपके अंदर अग्रेशन रिप्रेस्ड है, तो आप उसे स्पोर्ट्स में लगा सकते हैं, डिसिप्लिन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपके अंदर लेजीनेस है, तो आप उसे अपने लिए स्मार्ट एफिशिएंट सिस्टम्स बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आपके अंदर सेल्फिशनेस है, तो आप उसे अपने बाउंड्री स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज कर सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉजिटिव लोगों का भी डार्क साइड होता है। अक्सर जो लोग हमेशा पॉजिटिव, हमेशा चीयरफुल दिखते हैं, उनके अंदर रिप्रेस्ड गुस्सा ज्यादा होता है, क्योंकि उन्होंने गुस्से को कभी एक्सप्रेस ही नहीं किया, वो अंदर ही अंदर पक रहा होता है। इसीलिए कभी कभी ऐसे लोगों को देखकर अजीब लगता है कि एक दिन वो बिल्कुल आउट ऑफ कैरेक्टर वायलेंट रिएक्शन दे देते हैं, वो उनका शैडो बाहर आ गया। एक स्टोरी याद आती है, एक क्लासिक बॉलीवुड हीरो की, जो पूरे फिल्म में एक शांत भला इंसान है। सब उसे सताते हैं लेकिन वो चुप रहता है। आखिर में जब उसकी लिमिट क्रॉस हो जाती है, तो वो पूरा रेज में आता है, उसका शैडो बाहर आता है और तब जाकर उसका कैरेक्टर कंप्लीट होता है। ग्रीन कहते हैं आपका शैडो आपका सुपर पावर भी हो सकता है, अगर आप उसे सही से यूज कर सकें। तो प्रैक्टिकल टूल क्या है? ग्रीन एक एक्सरसाइज बताते हैं, दी आई एम ऑल्सो लिस्ट। अपने आप से कहिए मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, और फिर उसके साथ लिखिए और मैं कंट्रोलिंग भी हूं। मैं एक रिस्पॉन्सिबल इंसान हूं, और फिर और मैं बोरिंग भी हो सकता हूं। मैं एक जेनरस इंसान हूं, और फिर और मैं दूसरों को अपने ऊपर इंडेटेड फील कराना भी चाहता हूं। आपको अपनी हर पॉजिटिव क्वालिटी के साथ उसका शैडो वर्जन ढूंढना है, ताकि आप पूरे इंसान बन सकें, इनकम्प्लीट नहीं। दोस्तों, रिप्रेशन एक एनर्जी ड्रेन है। आप कितनी ही एनर्जी अपने शैडो को दबाने में लगा रहे हैं। इमेजिन कीजिए कि आप पूल के अंदर एक बीच बॉल को दबाए हुए हैं। आप उसे नीचे रखे हुए हैं, लेकिन वो हमेशा ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। आपकी पूरी एनर्जी इसी में लग रही है। अगर आप उसे छोड़ देंगे तो वो ऊपर आ जाएगा, थोड़ा उड़ेगा, फिर सेटल हो जाएगा, आपकी एनर्जी फ्री हो जाएगी। वैसे ही जब आप अपने शैडो को एक्सेप्ट कर लेंगे, तो आपकी वो एनर्जी जो उसे दबाने में जा रही थी, वही एनर्जी आप क्रिएटिव काम में लगा पाएंगे। और अब हम आखिरी चैप्टर्स की तरफ बढ़ते हैं। अब तक हमने 8 लॉ सीखे हैं, पर इन सब को जोड़ने वाला एक मास्टर लॉ है। वो लॉ जो कहता है कि इन सब फ्लॉज, इन सब पैटर्न्स, इन सब गेम्स को एक्सेप्ट करना ही असली पावर है। चलिए मिलते हैं सुप्रीम लॉ से। द सुप्रीम लॉ अब तक रियलिटी को हमने accept इतना कुछ करना। सीखा है। इरैशनैलिटी, ईगो, रोल प्लेइंग, कंपल्सिव पैटर्न्स, शॉर्ट साइटेडनेस, डिफेंसिवनेस, सेल्फ सैबोटाज, रिप्रेशन। अब लग रहा होगा कि अरे ये तो दुनिया का सबसे फ्लॉड डिजाइन है, इंसान कितना खराब है। अगर ऐसा सोच रहे हैं तो थोड़ा रुकिए, क्योंकि अब हम जो मास्टर लॉ सीखने वाले हैं, वही आपकी सारी कंफ्यूजन को क्लैरिटी में बदल देगा। रॉबर्ट ग्रीन इस पूरी बुक का कंक्लूजन एक लॉ ले देते हैं, द सुप्रीम लॉ, एक्सेप्ट द रियलिटी ऑफ ह्यूमन नेचर। हिंदी में इसका मतलब है ह्यूमन नेचर की सच्चाई को जैसी भी है बिल्कुल वैसे ही एक्सेप्ट करो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सरेंडर कर दो, ना ही इसका मतलब है कि आप सिनिकल बन जाओ। इसका मतलब है आप दुनिया से कंप्लेंट करना बंद कर दो, लोगों से एक्सपेक्ट करना बंद कर दो कि वो ऐसे बन जाएं जैसे आप चाहते हैं। उन्हें एज दे आर देखो, उनकी फ्लॉज, उनकी मोटिवेशंस, उनकी लिमिटेशंस, सब कुछ क्लियरली देखो, और फिर उसी रियलिटी के साथ कैसे काम करना है वो सीखो। ये एक पैराडाइम शिफ्ट है। आपकी पूरी एनर्जी जो लोग ऐसे क्यों हैं में वेस्ट हो रही थी, वो एनर्जी अब लोग ऐसे हैं तो मैं क्या कर सकता हूं में लगने वाली है। इस सुप्रीम लॉ का पहला स्टेप है लोगों से एक्सपेक्टेशंस का बर्डन हटाओ। आप सोचते हैं आपका बॉस आपके साथ फेयर होगा, लेकिन ग्रीन कहते हैं बॉस अपने ईगो, अपने फियर्स, अपने एम्बिशन से ड्रिवन है। फेयरनेस उसकी प्रायोरिटी नहीं है।
आप सोचते हैं आपके पार्टनर आपको हमेशा समझेंगे, लेकिन पार्टनर अपनी इनसिक्योरिटीज, अपनी नीड से ड्रिवन है, उनकी अपनी दुनिया है। आप सोचते हैं दुनिया आपकी मेहनत का रिवॉर्ड देगी। दुनिया अपने कॉम्प्लेक्स सिस्टम से चलती है, रिवॉर्ड गारंटी नहीं है। जब आप एक्सपेक्टेशंस रखते हैं तो आप हर्ट होते हैं, जब आप रियलिटी एक्सेप्ट करते हैं तो आप प्रिपेयर्ड होते हैं। अब इस एक्सेप्टेंस से आपको एक नया सुपर पावर मिलता है, स्ट्रेटेजिक एम्पैथी। पहले हमने एम्पैथी के बारे में सुना था, वो इमोशनल एम्पैथी थी, मैं तुम्हारा दर्द महसूस कर सकता हूँ। स्ट्रेटेजिक एम्पैथी उसका एडवांस्ड वर्जन है, मैं तुम्हारी दुनिया को तुम्हारी नज़र से देख सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि तुम क्या चाहते हो, क्या डरते हो, क्या क्यों कर रहे हो, और इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि तुम आगे क्या करोगे। ये एम्पैथी बर्डन नहीं है, ये आपका इंटेलिजेंस गैदरिंग टूल है। जैसे एक जनरल एनिमी को समझकर स्ट्रैटेजी बनाता है, वैसे ही आप लोगों को समझकर अपने डिसीजंस ले सकते हो। और इसके लिए ग्रीन एक ज़बरदस्त एक्सरसाइज बताते हैं, द ऑल्टर ईगो एक्सरसाइज। जैसे आप किसी कॉन्फ्लिक्ट में हैं या कोई नेगोशिएशन है, तो अपने आप से कहिए कि अगर मैं सामने वाले की जगह होता, उसकी फैमिली में होता, उसके एक्सपीरियंसेस होते, उसकी फियर्स होती, उसकी डिज़ायर्स होती, तो मैं आज क्या सोचता, मैं क्या करना चाहता। आपको एक्चुअली उसकी स्किन में घुसकर सोचना है, ना कि आपकी वैल्यूज से, बल्कि उसकी वैल्यूज से। आपका कलीग आपकी तरफ से जेलस है, आप सोचते हैं ये इतना पेटी क्यों है। ऑल्टर ईगो एक्सरसाइज करो, अगर मैं उसकी जगह होता जिसका प्रमोशन नहीं हुआ, जिसे लगता है उसे अनफेयरली ट्रीट किया गया, तो मैं कैसा फील करता, मैं क्या करना चाहता। आपको उसका रिस्पॉन्स प्रिडिक्ट करने में आसानी होगी, आप उसे हैंडल कर पाओगे। और अब सारी बातों का कंक्लूजन, फॉर्जिंग योर न्यू नेचर। अब तक आप ह्यूमन नेचर के पुराने डिफ़ॉल्ट बगी ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ चुके हैं। अब आपका काम है अपना नया ओएस इंस्टॉल करना। आप कॉन्शियसली चूज कर सकते हो कि आप कैसा इंसान बनना चाहते हैं। आप अपने पैटर्न्स चेंज कर सकते हो, आप अपने रिएक्शंस चूज कर सकते हो। आपकी डेस्टिनी अब आपकी बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग की नहीं है, आपकी कॉन्शियस चॉइस की है। और ग्रीन इस नए नेचर को एक नाम देते हैं, द सबलाइम ह्यूमन। सबलाइम ह्यूमन कौन है? वो जो अपनी इरैशनैलिटी से अवेयर है पर उस पर कंट्रोल रखता है, वो जो अपनी ईगो को जानता है पर उसे काबू में रखता है, वो जो दूसरों के गेम्स देखता है पर खुद ट्रांसपेरेंट रहता है, वो जो अपने पास्ट के पैटर्न्स जानता है पर उन्हें ब्रेक कर चुका है, वो जो दूसरों की फ्लॉज देखता है पर उनसे नफरत नहीं करता, उन्हें समझता है, वो जो इमोशनली स्ट्रांग है पर इमोशनली ओपन भी है। सबलाइम ह्यूमन रियलिटी को डिस्टॉर्ट नहीं करता, उसे क्लियरली देखता है और फिर उसी रियलिटी में ग्रेसफुली मूव करता है। इस पूरे जर्नी का एक इंस्पायरिंग एग्जाम्पल है अब्राहम लिंकन। उनकी लाइफ देखिए, उनके पास हर वो फ्लॉ थी जो हमने आज तक डिस्कस की। गुस्सा आता था, डिप्रेशन था, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स थे जो उसे पर्सनली हेट करते थे। लेकिन लिंकन ने ह्यूमन नेचर को मास्टर कर लिया था। वो जानते थे कि लोग इमोशनल हैं, इंपल्सिव हैं, डिफेंसिव हैं। सिविल वॉर के दौरान जब उसके जनरल्स गलतियां कर रहे थे, तब भी लिंकन ने उन्हें फायर नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि ईगो हर्ट होगा, मोराल टूटेगा। उन्होंने पेशेंस से काम लिया। जब उसके कैबिनेट मेंबर्स आपस में लड़ते थे, तब भी लिंकन ने उन्हें कंट्रोल नहीं किया, उन्होंने उनकी एनर्जीज को कंस्ट्रक्टिव काम में लगाया। लिंकन ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया कि लोग मैच्योर होंगे, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि लोग फ्लॉड हैं, और फिर उसी फ्लॉड मटेरियल से एक नेशन को यूनाइट कर दिया। उनकी स्ट्रेंथ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस में नहीं थी, रियलिटी को एक्सेप्ट करने और उसमें से बेस्ट निकालने में थी। दोस्तों, आप भी ऐसा कर सकते हैं। आज से आप अपनी लाइफ का लिंकन बन सकते हैं, अपनी इंटरनल सिविल वॉर को खत्म कर सकते हैं। और यही है ह्यूमन नेचर की लॉज का असली पर्पस। आपको सिनिकल मैनिपुलेटिव बनाना नहीं है, आपको पावरफुल, कंपैशनेट और रियल बनाना है। आपका मैनुअल अब कंप्लीट हो रहा है, लेकिन मैनुअल हाथ में आने से कुछ नहीं होता, उसे पढ़ना, समझना और अप्लाई करना होता है। चलिए अब हम एपिलॉग की तरफ बढ़ते हैं, इस जर्नी को समराइज करते हैं और डिसाइड करते हैं कि अब आगे क्या करना है। मैनुअल आपके हाथ में है, अब क्या? दोस्तों, हम सफर के आखिर पर पहुंच चुके हैं। जरा पीछे मुड़कर देखिए, हमने कहां से शुरुआत की थी? उस कंफ्यूजन से, उस अजीब सी फीलिंग से कि मुझे लगता है मैं किसी रूल बुक से छूट गया हूं। और अब आपके पास वो रूल बुक है, आपके पास वो मैनुअल है जो आपको स्कूल में, घर में कहीं नहीं दिया गया। आज आप जानते हैं कि जब आप गुस्सा महसूस करते हैं तो उसके पीछे 5 सेकंड का गैप है जहां आपका रैशनल ब्रेन एक्टिवेट हो रहा होता है। आज आप जानते हैं कि आपका ईगो एक ऐसा लेंस है जो रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर देता है। आज आप जानते हैं कि आप जो मास्क पहनते हैं वो आपकी पुरानी आइडेंटिटी नहीं है।
आज आप जानते हैं कि आपके बचपन के जख्म आपकी जिंदगी के पैटर्न्स को कंट्रोल कर रहे हैं। आज आप जानते हैं कि आपका दिमाग आज के मजे का एडिक्ट है, कल की कीमत भूल जाता है। आज आप जानते हैं कि मैं सही हूं की फीलिंग आपकी सबसे बड़ी वीकनेस है। आज आप जानते हैं कि सक्सेस से भी डर लगता है और आप खुद ही अपने रास्ते में रुकावट डाल देते हैं। आज आप जानते हैं कि जो चीज आप अंदर छुपा रहे हैं वही आपको बाहर से कंट्रोल कर रही है। और आज आप जानते हैं कि सबसे बड़ी पावर है इन सब फ्लॉज, इन सब गेम्स, इन सब सच्चाइयों को बिल्कुल वैसे ही एक्सेप्ट कर लेना जैसे कि वो हैं। ये कोई छोटा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। आपकी नजर बदल चुकी है। आप अब दुनिया को, लोगों को और खुद को एक नए लेंस से देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहां एक बहुत बड़ा वार्निंग है। ये वीडियो सुनकर, ये लॉज जानकर आपके अंदर एक नई एनर्जी आ सकती है। वाओ, मैंने सब समझ लिया, अब मैं हर किसी को देख सकता हूं, समझ सकता हूं। इस एनर्जी को केयरफुल रखना, क्योंकि ये एनर्जी दो चीजें कर सकती है। पहला, आप एरोगेंट बन सकते हैं। आप लोगों को एनालाइज करने लगोगे, उन्हें कैटेगरीज में डालोगे। अरे ये तो प्योर नार्सिसिस्ट है, ये विक्टिम मेंटालिटी है। आप उनसे ऊपर महसूस करोगे, आप उनसे डिस्कनेक्ट हो जाओगे। दूसरा, आप पैरानॉइड बन सकते हो। आपको हर कोई मैनिपुलेटिव, हर कोई सेल्फिश नजर आने लगेगा। आप रिश्तों से डरने लगोगे, आप दुनिया से भागने लगोगे। दोनों ही गलत है, दोनों ही आपको लोनली और मिजरेबल कर देंगे। इसलिए इस मैनुअल को यूज करना सीखिए, इसे वेपन मत बनाइए। इसका यूज अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए कीजिए, अपनी रिएक्शंस इंप्रूव करने के लिए कीजिए, रिश्तों को बेहतर करने के लिए कीजिए, अपने आप पर कंपैशन रखते हुए। और याद रखिए, ये एक बार सुनने वाली वीडियो नहीं है, ये एक रेफरेंस मैनुअल है। जब भी आपकी लाइफ में कोई कंफ्यूजिंग सिचुएशन आए, कोई आदमी अजीब बिहेव करे या आप खुद ही किसी इमोशनल ट्रैप में फंसे हुए हों, तो इस वीडियो के रेलेवेंट हिस्से को दोबारा सुनिए। जैसे डॉक्टर सिम्टम्स देखता है और फिर मेडिकल बुक चेक करता है, वैसे ही आप भी करो। अरे ये तो इरैशनैलिटी का लॉ लग रहा है, ये तो डिफेंसिव बिहेवियर है, और फिर उस लॉ का सल्यूशन अप्लाई करो। और अब मैं आपको एक आखिरी पावरफुल इन्विटेशन देता हूं। आज से आप एक साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वर बन जाइए। अपनी लाइफ को एक लेबोरेटरी बना लीजिए। हर इंटरैक्शन एक एक्सपेरिमेंट है, हर इमोशन एक डेटा पॉइंट है, हर कॉन्फ्लिक्ट एक केस स्टडी है। ऑफिस मीटिंग को ऑब्जर्व कीजिए, देखिए कौन क्या रोल प्ले कर रहा है, कौन सी ईगो क्लैश हो रही है। फैमिली फंक्शन को ऑब्जर्व कीजिए, देखिए कौन सी कंपल्सिव पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं, कौन अपना शैडो प्रोजेक्ट कर रहा है। खुद के माइंड को ऑब्जर्व कीजिए। जब आपको गुस्सा आए तो उस 5 सेकंड गैप को नोटिस कीजिए। जब आप डिफेंसिव हो तो थैंक यू बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। आप एक साइंटिस्ट बन जाइए जिसका सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट खुद की ह्यूमन नेचर है। और स्टोरीज ऑफ जिंदगी का मिशन यही है। हम ऐसी ही ट्रांसफॉर्मेटिव स्टोरीज, ऐसी ही लाइफ चेंजिंग मैनुअल्स आप तक लेकर आते रहेंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि जिंदगी सिर्फ जीने के लिए नहीं है, समझने के लिए भी है। और जब आप समझ जाते हो तो जीना आसान हो जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम इस सफर को खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये ऑडियो एक्सपीरियंस आपके लिए इंसाइटफुल रहा होगा। अगर ऐसा लगा है तो मुझे पता है कि आपको क्या करना है। पहला, सब्सक्राइब कीजिए स्टोरीज ऑफ जिंदगी चैनल को, क्योंकि ऐसे ही बेहरे लाइफ ऑल्टरिंग कॉन्सेप्ट्स को हम रेगुलर आपके साथ शेयर करते रहते हैं। सब्सक्राइब बटन अभी दबाइए ताकि आप अगला वीडियो मिस ना कर दें। दूसरा, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और की मदद कर सकती है, आपके किसी दोस्त, भाई, बहन, कलीग की, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए। शेयर करना एक सेवा है, आप किसी की ज़िंदगी का पर्सपेक्टिव चेंज कर सकते हैं। तीसरा, लाइक करना मत भूलिए। लाइक बटन आपके लिए एक छोटा सा एक्शन है, लेकिन YouTube के एल्गोरिदम के लिए एक बड़ा सिग्नल है कि ये कंटेंट वैल्यूएबल है। इससे और लोगों तक ये मैनुअल पहुंच पाएगा। और आखिरी बात, अब आप कुछ भी कर सकते हैं। आप अपनी दुनिया के मास्टर बन सकते हैं। बस मैनुअल पढ़ते रहिए और अप्लाई करते रहिए। आपको बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इतना वक्त बिताने के लिए। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूं एक नई स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर लिसनिंग। सी यू सून।